प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को कुछ शिकायत रहती है, कुछ आप लोगों से मुलाकात भी हुई, जिससे यह जानकारी मिली कि आपको गद्य खंड की व्याख्या और गद्य खंड से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत ही कठिनाई होती है। उस कठिनाई से निपटने के लिए हम आपको आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। पूरा ध्यान इस वीडियो पर दीजिए। देखिए, एक गद्य खंड जो आपके सामने लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। मित्रता, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो आइए, सबसे पहले हमने कई बार आपको वीडियो में भी, अन्य पिछले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से हमें सबसे पहले करना क्या है। करना ये है कि गद्य खंड को आपको कम से कम 2 बार विधिवत ठीक प्रकार से समझते हुए पढ़ना है। उससे पहले भी एक कार्य आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वह कार्य यह है कि जिसका यह गद्य खंड दिया गया है, जिस पाठ से दिया गया है, अर्थात मित्रता नामक शीर्षक, उस शीर्षक को 2 बार अवश्य पढ़ें। ठीक प्रकार से पढ़ें, पूरा मन, पूरा विवेक लगाकर पढ़ें, तभी ठीक से समझ में आ सकता है। ठीक है, उससे आपको यह पता चलेगा कि इस शीर्षक के अंतर्गत हमें क्या बातें सिखाई जा रही हैं। आपने मित्रता को ठीक प्रकार से पढ़ा होगा। उसमें एक श्रेष्ठ मित्र, अच्छी संगति, बुरी संगति, इन सब पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम गद्य खंड को, पूरे गद्य खंड को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले संबंधित पाठ को ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे कि उसमें क्या दिखाया गया है। पाठ को पढ़ने के बाद उसी से संबंधित पाठ के अंत में कुछ कठिन शब्दार्थ भी दिए होते हैं, जो आपकी व्याख्या करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यदि आप शब्दार्थ नहीं जानते तो व्याख्या करने में एक सही व्याख्या, एक आकर्षक व्याख्या आप नहीं कर सकते। इसलिए शब्दार्थों को पढ़ना भी बहुत ही आवश्यक है। पाठ को पढ़ना, शब्दार्थ को पढ़ना, 2 बातें। तीसरे नंबर पर आता है कि जो गद्य खंड का उत्तर आपको देना है, उस गद्य खंड को ठीक प्रकार से पढ़ना है, कम से कम 2 बार। कैसे? चलिए हम भी पढ़ते हैं आपके सामने। आप देखिए किस प्रकार से हमें उत्तर निकालने हैं, क्या करना है। देखिए, लिखा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली होगी, सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ तक आपने पढ़ लिया 10 नंबर का गद्य खंड। अब इसमें देखिए, एक विशेष बात बताई गई है कि संगति कैसी होनी चाहिए। संगति आप समझते हैं, है ना, हमें कैसे लोगों का साथ करना चाहिए, ऐसी बात इसमें मुख्य रूप से बताई गई है कि यदि अच्छी संगति होगी तो आप सुयश को प्राप्त होंगे, उन्नति को प्राप्त होंगे, और यदि बुरी संगत होगी तो आप अवनति के गड्ढे में गिर जाएंगे। चलिए, अब आते हैं व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या को कैसे करना है, करना क्या है। सबसे पहले तो इनके आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसमें कितने ऐसे शब्द हैं जिनका शब्दार्थ आपको आता है। जैसे कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति।
सद्वृत्ति, सद्वृत्ति अर्थात अच्छा स्वभाव, अच्छी सोच। फिर अगला देखिए इसी में क्षय, क्षय का अर्थ है नाश। फिर आगे देखिए अवनति, अवनति गद्य खंड में देखते रहिए, अवनति का अर्थ है पतन या ह्रास, है ना। फिर क्या है आगे, एक शब्द है इसमें प्रयोग हुआ है नीति, है ना। नीति का अर्थ है सदाचार। और आगे देखिए एक है बाहु, बाहु का प्रयोग हुआ है सबसे नीचे वाली लाइन में। बाहु का अर्थ है बाहें, है ना, बाहें, हाथ। तो ये इसमें कठिन शब्दार्थ थे, क्यों बताए गए? क्योंकि शब्दार्थ के ही सहायता से आप एक आकर्षक व्याख्या कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप कुछ भी अलग से न लिखें, जो व्याख्या है वह वैसी ही उतार दें जैसी लिखी गई है। पहली बात तो ये कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जो गद्य खंड आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें रेखांकित सभी लाइनों के नीचे रेखा खींची गई है, जो काली अंडरलाइन में सारी लाइनें हैं। इसलिए पूरे गद्य खंड की व्याख्या करनी है। कभी ऐसा होता है 2 ही लाइनों में खींची है तो उतनी ही व्याख्या करनी होगी, जब पूरे में खींची हुई है तो पूरे में व्याख्या करनी है। तो हम बता रहे थे कि शब्दार्थ आपको आते हैं, तो पहली तो व्याख्या करने का, पहली जो व्याख्या करने की विधि है वह यह है, बहुत ही सरल, सबसे सरल विधि क्या है कि जितने कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए, यानी आपको आते हैं, मान लीजिए हमने तो बता दिया, हमें सब कुछ आता है, आपको नहीं आता, तो जिनका अर्थ आता है, जिन कठिन शब्दों का अर्थ आता है, पूरी व्याख्या को आप वैसे ही उतार दें, व्याख्या डाल दीजिए, व्याख्या डालने के बाद उतार दीजिए। लेकिन जहाँ पर कठिन शब्द लिखे हैं उन कठिन शब्दों का प्रयोग न करके उनके अर्थों का प्रयोग कर दिया जाए तो व्याख्या में कुछ निश्चित परिवर्तन हो जाएगा और आपकी व्याख्या मान ली जाएगी। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो ये जानेगा कि इसमें अवश्य व्याख्या की गई है, कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। व्याख्या करने का सीधा सा मतलब यही है कि क्या कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है, क्या बालक के विचारों को शामिल किया है, बालक ने अपने स्वयं के विचारों को इसमें शामिल किया है संबंधित विषय पर, न कि वो संबंधित विचार आपके घर के हों या इधर उधर की बातें लिख दें, तो पूरी व्याख्या काट दी जाएगी, है ना। जो कुछ लिखना है उसी विषय पर ही लिखना है। अब आते हैं, अभी ये सरल विधि बताइए, अगर कुछ नहीं कर सकते आप तो ऐसी तो व्याख्या कर सकते हैं। और एक बात, सबसे पहले से आपको ये तो पता ही है, संदर्भ तो आपको लिखना ही है, तो आप ये तो जानते ही हैं कि इस गद्य खंड को किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो व्याख्या डालेंगे। और उससे पहले जो कुछ भी लिखना है सबसे पहले आप इतना तो लिख सकते हैं कि लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगति है अर्थात बुरी संगति, तो आप यही पर लिखेंगे कि बुरी संगति का प्रभाव, है ना। ज्वर का अर्थ है ताप, और ताप प्रभाव ही है जो शारीरिक प्रभाव होता है, तो आप यही लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति, यहाँ पर कुसंग लिखा है तो आप उसका शब्दार्थ लिखिए, है ना। बात वही लिखनी है, थोड़ा परिवर्तन करिए, जिससे जब चेक करेगा तो आप ये तो जाने कि कुछ बदलाव हुआ है। ऐसा उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर कुछ एक एक चीज़ देखे, लेकिन आप अपनी ओर से व्याख्या करना सीखें तो कि हर कुछ आपको करके ही बताया जाए, हम बताएं आप लिखें। तो चलिए देखिए, लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो आप शुरुआत करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या फिर अब दूसरे शब्दों में लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल संगति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कुसंग यानी कुसंगति का प्रभाव बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही भयंकर होता है। यह केवल, अब इसमें लिखा है, हम परिवर्तन करेंगे, आप देखिए इसमें लिखा है यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, आप लिखेंगे और आचार्य शुक्ल जी
और शुक्ल जी आगे कहते हैं कि यह केवल नीति के जगह पर आप सदाचार लिखिए, यह केवल सदाचार का ही नाश के जगह पर विनाश लिखिए, का ही विनाश नहीं करता। और आगे आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि यह केवल सदाचार का ही विनाश नहीं करता, बल्कि लिखा है तो आप अपितु लिखिए, अपितु बुद्धि यहाँ पर लिखा है तो आप विवेक लिखिए, या दोनों को लिख दीजिए। अपितु बुद्धि और विवेक का भी क्षय कर देता है, इसमें लिखा है तो आप लिखिए विनाश कर देता है ना, विनाश कर डालता है। इसलिए अब एक लाइन अपने आप लिखिए, इसलिए संगति बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए। आगे आचार्य जी कहते हैं कि किसी, अब इसमें युवा लिखा है ना, अगर आता है तो बदलिए, नहीं तो वैसे ही लिख दीजिए युवा पुरुष, युवा व्यक्ति, आप कुछ तो बदल सकते हैं ना। आगे देखिए, किसी युवा व्यक्ति की संगति, संगत की जगह पर साथ लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, परिवर्तन करिए, बस यह देखिए कि वह समानार्थी तो है, ऐसा नहीं है कि वह समानार्थी नहीं है। जितने भी शब्दार्थ होते हैं समानार्थी होते हैं। आगे देखिए, यहाँ से शुरुआत आगे यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम, साथ साथ पढ़ते अवश्य रहिए। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, अब आप पर व्याख्या करेंगे। आचार्य जी आगे कहते हैं कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरे प्रभाव की, बुरे व्यक्ति के साथ होगी, है ना, कुछ बदलाव हुआ तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो ये इसको सेम वैसे ही लिख दीजिए, है ना, तो ऐसे ही लिख दीजिए, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के ही समान मानी जाएगी। आप अपने विचारों को जोड़ करके अपने परिवर्तनशील वाक्यों से लिख रहे हैं, तो लिखिए कि तो वह पैरों में बंधी चक्की के समान ही होगी, जो उसे दिन दिन, अब यहाँ पर अवनति है तो आप क्या लिखेंगे, है ना, पतन, जो उस व्यक्ति को दिन प्रतिदिन पतन के विनाश के गड्ढे में गिराती जाएगी, पतन रूपी या फिर विनाश रूपी गड्ढे में ढकेलती जाएगी। और यही साथ ही यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी, अर्थात अच्छी संगति लोगों को सहारा देती है और उसे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है ना। यही बात आगे कह रहे हैं, जो निरंतर, और यदि हम अच्छे व्यक्ति का साथ करते हैं तो वह हमें निरंतर उन्नति की ओर आगे उठाने के लिए अग्रसर करेगी। यही बात इस गद्य खंड में आचार्य शुक्ल जी बताना चाहते हैं। या फिर यहाँ पर आप जहाँ पर रोकते हैं यहाँ पर पूर्ण विराम लगाइए और नई लाइन से लिखिए, अतः उपरोक्त गद्य खंड में अब स्पष्टीकरण डालिए, अपने शब्दों में कुछ स्पष्टीकरण डालिए। अतः उपरोक्त गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें संगति, सत्संगति, जो हमें संगति है वह बहुत ही सोच विचार कर करनी चाहिए, कि क्योंकि यदि संगति अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे और बुरी होगी तो हम बुरे बन जाएंगे। बस यहीं पे पूर्ण विराम खींच देते हैं, व्याख्या हो जाती है ना, कुछ भी कठिन नहीं है। तो यह तो एक तो हमारे विवेक की व्याख्या रही। आपको, आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक सबसे सीधा सा फार्मूला व्याख्या का बताया गया, वह केवल यही है कि कठिन शब्दों को छांटिए, उनके अर्थों का प्रयोग करके और वैसा ही उतार दीजिए जब कुछ न कर सकें तो। यह लेकिन विधि आपको परीक्षा में ही यूज करनी है, और यहाँ पर अपने कला कौशल का प्रयोग करके अपनी कॉपी पर लिखिए और ग्रुप पर डालिए। कोई त्रुटि आती है तो हम उसे ठीक करेंगे, यहीं से ठीक करेंगे। तो हम समझते हैं कि आपको व्याख्या करना समझ में आया होगा कि व्याख्या कैसे होती है ना। रेखा अब का खंड में देखिए, इस संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
रेखांकित खा खंड हमने पहले बता दिया है। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसको आप दो विधि से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि संदर्भ के माध्यम से लिख सकते हैं। संदर्भ में दो ही चीज़ें सिर्फ लिखिए। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है ना। पाठ का नाम पूछ दिया और फिर आगे लिखिए इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ तक हो गया है ना, शुक्ल जी हैं, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी विधि क्या है, नंबर एक क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पाठ का नाम, पाठ का नाम, फिर ऐसे डैश और पाठ का नाम क्या लिखेंगे आगे, मित्रता, फिर नीचे लिखेंगे लेखक का नाम और क्या करेंगे, लेखक का नाम लिख देंगे। यह भी विधि है। आप चाहें तो ऐसे लिखिए और चाहे संदर्भ जैसे लिखा जाता है वैसे लिखिए। तो का खंड हो गया, खा खंड हो गया। फिर अब गा खंड में देखिए युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। वही बात है, आपको इसका उत्तर आपके गद्य खंड में मिलता है। क्या मिलता है कि शुक्ल जी ने युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या बात बताई, यही एक बात बताई कि युवा पुरुष यदि अच्छी संगति करेगा तो निरंतर उन्नति के ओर उठता जाएगा और बुरी संगति करेगा तो अवनति रूपी गड्ढे में गिर जाएगा। बस यही दो बातें युवा पुरुष के बारे में आचार्य शुक्ल जी ने बताई है। आगे देखिए लिखा है, कि गा खंड में देखिए युवा पुरुष अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। अब उदाहरण क्या देना है, उदाहरण इसमें स्वयं दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए इसमें उदाहरण स्वयं दिया गया है। वह उदाहरण है कि गद्य खंड में ध्यान से देखिए, नीचे लिखा गया है अच्छी संगति। प्रस्तुत गद्य खंड में बताया गया है कि संगति यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी, है ना। यह एक उदाहरण ही तो है, सहारा देने वाली भुजाएं, और इन सहारा देने वाली भुजाओं से वह व्यक्ति निरंतर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, उन्नति के मार्ग पर उठता हुआ चला जाएगा और उसका विकास निरंतर वृद्धि की ओर बढ़ता रहेगा, है ना। ये उदाहरण ही तो है। चलिए, तो इस प्रकार से आप सारे उत्तर, जो भी उत्तर गद्य खंड में पूछे जाते हैं उनके उत्तर दे सकते हैं। उनकी व्याख्या करने की दो विधियां बताई हैं, लेकिन व्याख्या तभी होगी जब आपका पाठ पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि पाठ नहीं पढ़ा तो आप जान नहीं पाएंगे कि किस लेखक ने ये बात कही। और एक अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले, वह ये कि जो गद्य खंड को लिखता है, ये गद्य खंड है ना, आप गद्य खंड समझते हैं, जिसको सस्वर गाया ना जा सके वह गद्य खंड है। जैसे निबंध है ना, कहानी, ये सब क्या है, आत्मकथा, जीवनी, ये सारे गद्य खंड माने जाते हैं। और एक होता है काव्य खंड। काव्य खंड क्या है, काव्य खंड में पाठ को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, उसे गेय पदों के माध्यम से गाया जाता है। जैसे श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ, कविता, है ना, फिर क्या पद, दोहे आदि आदि, कुंडलिया, सवैया, छंद, सोरठा, ये सब गेय पद हैं, गाए जा सकते हैं, इसलिए इनको काव्य कहा जाता है। दो बातें, काव्य को रचने वाला रचयिता कहा जाता है और कवि कहा जाता है। तो चाहे आप रचयिता कहें और चाहे उसको कवि कहें, रचयिता भी कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं किसको, जो कविताएं लिखता है, अर्थात जिसने काव्य खंड में अपना सहयोग किया है, अपना लेखन कार्य किया है काव्य खंड में, वह कवि ही कहा जाएगा। आप संदर्भ में लिखेंगे कि इसके कवि वो हैं, इसके रचयिता ये हैं, ऐसा लिखेंगे। लेकिन जहाँ पर गद्य खंड आ जाता है जो आपके सामने दिया है, उस गद्य खंड में कभी भी कवि और रचयिता का नाम नहीं आना है।
इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। करना क्या है, नाम तो लिखना है लेकिन रचयिता और कवि का यूज करना है, आपको प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन गद्य खंड में क्या करना है, गद्य खंड कौन, जो आपके सामने है, ऐसी जो रचनाएँ हैं, चाहे वह जीवनी रही है, चाहे वह उपन्यास रहा है, चाहे वह निबंध रहा है, ये सब क्या है, गद्य खंड है। और इसमें आप लेखक लिखेंगे। क्यों लेखक लिखेंगे, लेखक ही है जिसने यह लिखा, जिसने ऐसे लेख लिखे वो लेखक हो गया, जिसने रचना की वह रचनाकार हो गया। देखिए इसमें लेखक लिखा है, कहीं पर भी रचयिता नहीं लिखा जा सकता। गद्य खंड में लेखक और पद्य खंड में रचयिता, इन दोनों बातों को हमेशा याद रखना। छोटी सी गलती से बहुत बड़ी समस्या आती है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सीख लिया कि हमें व्याख्या किस प्रकार करनी है, प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देने हैं। ऐसा नहीं है कि हम गद्य खंड को देखते हैं और देखकर ही डर जाते हैं और उल्टे सीधे प्रश्न लिख के उत्तर दे करके और वापस घर में आ जाते हैं और परिणाम शून्य आता है, ठीक है। तो यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।